नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करेंगे। हमने कई बार थ्योरी को कवर किया है, लेकिन इस बार हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत को सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत और उसी के बाद आधुनिक भारत से जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उन्हें हम कवर करेंगे। तो हमारा आज का पहला लेक्चर है जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी हमारे एमसीक्यू बनेंगे उन्हें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले लेक्चर की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी अगर आप बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वैलिड डेट मानी गई है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 या 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। यह एक वैलिड डेट है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा मानी जाती है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेट दी गई है और इन्हीं अलग अलग डेट को अलग अलग विधियों के द्वारा पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है, यही टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और आपसे पूछा जाएगा, बताइए हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आप आंसर करेंगे कार्बन डेटिंग के द्वारा, या कार्बन की जो पद्धति है उसके द्वारा इसका टाइम निर्धारित किया जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जिस समय भारत के अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय इसी के समकालीन अन्य देशों में कौन सी एक ऐसी सभ्यता है जो नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो याद रखिएगा कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता ये तीनों के तीनों समकालीन थी, कंटेम्परेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है यह सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अगर आप बात करें सिंधु घाटी के विस्तार की, तो आप लोग जानते हो उत्तर दिशा के अंदर जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले मांदा में, और दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। पूर्व में अगर आप बात करें तो यूपी के अंदर पड़ता है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर से जब आप पश्चिम दिशा में चलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है आपका सूतकांगीडोर जो दाश्क नदी के किनारे था। तो यहाँ तक इसका विस्तार था जो एक त्रिभुज के आकार में फैली हुई सभ्यता थी। तो आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? तो याद रखिएगा, यह फैली हुई थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाब का रोपड़ जिला, राजस्थान का कालीबंगा, गुजरात का धोलावीरा और लोथल, यूपी का आलमगीरपुर, हरियाणा का राखीगढ़ी जो एशिया का सबसे बड़ा टिल्ला माना जाता है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ही पड़ने वाला बनावली। सिंध और बलूचिस्तान में पड़ने वाला सूतकांगीडोर और सिंध का चहुंदड़ो, ये सारे के सारे स्थल जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, सूतकांगीडोर, चहुंदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, रंगपुर, कोटदीजी और राखीगढ़ी, ये सारे के सारे स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से हमें मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, लोथल या कालीबंगा? तो घोड़े की जो हमें अवशेष मिले हैं ये सुरकोटदा से मिले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य या हॉर्स के एविडेंस जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगर आप बात करें बनावली की, तो ये जो बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है जो उस समय का माना जाता है। चलिए जी, लोथल गुजरात में है। यह एक बंदरगाह हुआ करता था
जहाँ से व्यापार हुआ था, और इसी लोथल से हमें मिली थी फारस देश की मुद्राएं। अगर आप बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। राजपूतानाओं का जो शहर या देश राजस्थान, और उसी राजस्थान में एक स्थान जिसका नाम है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसी कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई थी क्या, तो आप याद रखिएगा, जो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए, हल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे, अग्निकुंड या हवन कुंड के जो साक्ष्य है वो भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। अगला है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। अभी मैंने आपको बताया कि कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, वह किस प्रदेश में है, तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है ये पड़ता है भारत के राजस्थान में। कालीबंगा जो है यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य में मिले थे। गुजरात में पड़ता है लोथल और धोलावीरा, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। मध्य प्रदेश में कोई भी इसका स्थल नहीं है, तो ये आप भूल जाइएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। यानी हड़प्पा काल के अंदर जो मुद्राएं थी उनके अंदर किसका प्रयोग किया गया था, सेलखड़ी का, कांसे का, तांबे का या लोहे का। अगर आप बात करें लोहे की, तो आप लोग जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, लोहे का आविष्कार बाद में हुआ था। अगर आप बात करें तांबे की, तो आप लोग जानते हो कि तांबे और टीन से ही, किस चीज़ से, तांबे और जब टीन को मिलाया जाता था तो सिंधु घाटी के लोगों को एक धातु प्राप्त होती थी जिसका नाम था कांसा। क्या था, कांसा। तो इसका मतलब उन्हें तांबे और टीन का भी क्या था, ज्ञान था, और कांसे का भी उन्हें ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने कांसा मिश्र धातु बनाई थी। तो याद रखिएगा उस समय जो मुद्राओं का निर्माण होता था और उसके अंदर जो प्रयोग किया जाता था वो थी सेलखड़ी। क्या थी, तो उस समय वो मुद्राओं में सेलखड़ी का प्रयोग किया करते थे। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आप आंसर करेंगे यह नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी इसके जो लोग थे वो नगरों में रहा करते थे और कांस्य धातु का जब वो प्रयोग किया करते थे तो इसे कहा गया कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लोह युग। तो मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी इसके अंदर जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो कौन सी थी, वो थी कांसा धातु। और कांसा धातु अभी मैंने बताया किससे बनाई जाती थी, तो तांबे और टीन को जब मिलाया जाता था उसी से आपकी धातु तैयार होती थी कांसा। तो तांबे और टीन से आपकी मिश्र धातु तैयार होती है जिसे आप लोग कांसा बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी सिंधु घाटी के किनारे रहने वाले जो लोग थे वो किस तरह का व्यवसाय किया करते थे, उनका काम धाम क्या था, किस प्रकार का कामकाज वो लोग करते थे। व्यापार किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, शिकार करते थे या खेती या कृषि किया करते थे। तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था व्यापार करना। यानी वो लोग ट्रेड किया करते थे। क्या किया करते थे, तो वो लोग ट्रेड किया करते थे। और इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें गुजरात के अंदर पड़ने वाले लोथल से मिली है, क्योंकि गुजरात का जो लोथल है, जो बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, यहीं से ही हमें फारस देश की मुद्राएं मिली है। फारस जिसे वर्तमान में आप लोग ईरान के नाम से जानते हो। और जब हमें लोथल से मुद्राएं मिली फारस की तो इसका अंदाज़ा लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि हो सकता है कि फारस के बीच में और लोथल के बीच में उस समय व्यापार हुआ करता था। इसीलिए हमने इसे कहा कि उन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या रहा था। तो इनका मुख्य व्यवसाय रहा था व्यापार करना। वो लोग व्यापार किया करते थे चीज़ों का। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि वो व्यापार किस प्रकार किया करते थे या उनके जो तोल के सामान थे वो किस तरह का था, तो आप याद रखिएगा उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, वो चीज़ों का आदान प्रदान किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, अगर आपको गेहूं की ज़रूरत है तो आप उसे उतना ही चावल उसको दे दीजिए और उतना ही गेहूं उससे आप अपने लिए ले सकते हैं। तो वो लोग जो हैं वो व्यापार इसी तरह किया करते थे जिसे हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। यानी ये क्या किया करते थे? तो ये शहर में रहा करते थे, इसीलिए इसे हम शहरी या नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनके जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। और इसी के अंदर आपको एक और वर्ड याद रखना है कि पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? तो पकी हुई जो ईंटें थी इन्हें टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो इन्हें टेराकोटा। आपसे पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया वो क्या कहलाई? तो वो कहलाती हैं टेराकोटा। क्या कहलाएंगी? तो टेराकोटा वो कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में, कांसे के औजार में, कपास में या जौ में? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये सर्वप्रथम किस चीज़ में थे? तो ये कपास में सबसे पहले थे, यानी कपास की ही खेती इनके द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये सर्वप्रथम थे किसमें? कपास में। लेकिन इनकी जो प्रमुख फसलें थी वो कौन कौन सी थी? तो इनकी जो प्रमुख फसलें थी वो जौ एवं गेहूं थी। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए चावल के दानों के साक्ष्य या जौ के जो साक्ष्य है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप आंसर करिएगा कि कोल्डी हवा नामक स्थान जो प्रयाग में पड़ता है और प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, वहीं से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो यूपी के प्रयाग में पड़ने वाले कोल्डी हवा नामक स्थान से हमें चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि 4 विद्वानों के आपको नाम दिए गए हैं, 4 इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे थी जिसकी खोज 1921 में हुई थी और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी ये 1921 के अंदर में D.R. साहनी या दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज दयाराम साहनी या जिसे D.R. साहनी लिखा जाता है, इसी के द्वारा 1921 में खोज की गई थी। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में जो हड़प्पा है ये कहाँ पे पड़ता है? तो वर्तमान में ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। 1921 में पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, अगले ही साल 1922 में खोजा गया था दूसरा स्थल, जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग मृतकों का टीला कहते हैं। उसके बाद अगला स्थल 1927 में सूतकांगीडोर खोजा गया। 1931 में चौंदड़ो की खोज की गई थी M.G. मजूमदार के द्वारा। 1953 में रोपड़, 1953 में ही कालीबंगा खोजा गया। उसके बाद लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, रंगपुर, कोटदीजी और राखीगढ़ी खोजा गया था। तो ये वो स्थल हैं जो कि बाद में खोजे गए थे। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ से व्यापार हुआ करता था और जहाँ से हमें फारस देश की मुद्राएं मिली हैं वो स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था लोथल। कौन सा था? लोथल। आपसे पूछा जाएगा, बताइए लोथल जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप आंसर करिएगा, लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और ये भी पूछा जाएगा, बताइए लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। और इसकी जो खोज की गई थी वो 1955 के अंदर इसकी खोज की गई थी S.R. राव के द्वारा। अगर आपसे खोज पूछ ली जाए तो आंसर करिएगा 1955 में S. राव नाम के एक व्यक्ति के द्वारा भोगवा नदी के किनारे लोथल को खोजा गया था, जो सिंधु घाटी का एक बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से व्यापार हुआ करता था और यहीं से ही हमें मिली थी फारस देश की मुद्राएं। तो आपको ये बातें याद रखनी है सारी की सारी। चलिए अगला है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो मैंने पहले तो आपको बताया कि माप और तोल के लिए जो इकाई हुआ करती थी जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बार्टर सिस्टम या वस्तु में विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं।
लेकिन यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज होगी वहाँ पर जहाँ पर व्यापार होगा, और व्यापार हुआ करता था लोथल में, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लोथल। अगर आप बात करें चहुंदड़ों की, तो चहुंदड़ों जो है ये कहाँ पर है आपका? तो ये पाकिस्तान में सिंध में पड़ता है, जिसकी खोज 1931 में MG मजूमदार के द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, और कालीबंगा की खोज 1953 में AD घोष के द्वारा घग्गर नदी के किनारे की गई थी। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे पड़ेगा? घग्गर नदी के किनारे। खोज हुई थी 1953 में, और करने वाला व्यक्ति था AD घोष या अमलदत्त घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था या किन वर्गों में बंटा हुआ था? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पाकालीन समाज जो है ये भागों में बंटा हुआ था, लेकिन वो भाग कौन कौन से थे जिसके अंदर यह बंटा हुआ था? तो यह बंटा हुआ था विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारियों में और श्रमिक में। तो यह किस में बंटा हुआ था? तो यह विद्वानों में, योद्धाओं में और व्यापारियों में और श्रमिक के अंदर बंटा हुआ था हड़प्पाकालीन सभ्यताएं। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। अगर आप बात करें सिंधु घाटी के नाम की, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी जो है सबसे पहले जब इसके स्थल हमें सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के किनारे फैले हुए मिले थे, तो हमने इसका नाम रखा था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में जब हमें इसके स्थल जो हैं सिंधु घाटी से आगे भी जब हमें प्राप्त हुए, जैसे कि हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली प्राप्त हुआ, राजस्थान में कालीबंगा प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीर प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे हमें मिला कौन सा स्थल? तो दाइमाबाद मिला, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरह के गुजरात में ही स्थल मिले जिसमें धोलावीरा और लोथल भी शामिल था। जब इस तरह के हमें स्थल प्राप्त हुए तो ये कहा गया कि यह सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी, यानी जो लोग बसे हुए थे वह सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी के किनारे न बसकर बल्कि अन्य नदियों के किनारे भी बसे हुए थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता से जो रखा गया वो रखा गया हड़प्पा सभ्यता। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। और इसका नाम हड़प्पा इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसका जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? वो हड़प्पा ही था, जिसकी खोज 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी या DR साहनी के द्वारा की गई थी। तो इतनी सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके अंदर आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उनके लोगों से संबंधित कौन सा लक्षण है। चलिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देव देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको इन 3 कथनों के आधार पर इसका आंसर देना है। आप जानते हैं कि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको कूट दिया जाता है और इन्हीं कूट में से आपको एक जो सही होता है उस पर निशान लगाना होता है। तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो ना तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं पर भी महल और मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, ना ही हमें घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का मिला है, लेकिन वो देवी और देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, इस बात के हमें साक्ष्य मिले हैं। और हमें क्या मिली थी? तो हमें मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियां मिली थी, और वहीं पर ही हमें एक देवी के पेट गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया था। तो ये बातें क्या थी? ये थी कि देवी और देवताओं की उस समय पूजा हुआ करती थी, लेकिन हमें ना तो कहीं से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और ना ही कहीं पर हमें रथ के साक्ष्य मिले हैं जो घोड़ों के द्वारा खींचे जाते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो केवल कथन बी ही हमारा क्या है? सत्य है, यानी वे देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, अभी मैंने कई बार आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा कथन सत्य है? उन्हें असौ मेघ की जानकारी थी,
गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्य शिथिल नहीं थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन सत्य है वो ये है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यानी पशुपतिनाथ की अगर आप बात करें तो पशुपतिनाथ कौन थे? तो भगवान शिव ही जो हैं ये पशुपतिनाथ थे। और उनके द्वारा जो है इन्हीं पशुपतिनाथ का जो है सम्मान करना आरंभ किया गया था। ना तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय जो है उनके लिए पवित्र थी, ये बात भी उसमें नहीं है। उनकी जो संस्कृति है वो शिथिल नहीं थी। वो लोग अपने एक शहर में रहते थे। मैंने बताया कि उनकी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उन्होंने पशुपति का जो है सम्मान करना आरंभ किया था। बाकी तीनों के तीनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ण आधारित और जाति आधारित जो चीज़ें होंगी ये आगे चलकर आएगी। जब हम वैदिक काल की बात करेंगे और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उस समय ही जाके इनका प्रयोग होगा। और उस हड़प्पा सभ्यता में दास श्रमिक आधारित प्रथाएं नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। यानी वहाँ पर सबके साथ क्या थी? समानताएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? तो याद रखिएगा कि सिंध का नखलिस्तान जो कहा गया है ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है मृतकों के टीले को। और मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो के नाम से जिसे आप लोग जानते हो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसकी खोज 1922 के अंदर की गई थी। और इसकी खोज की गई थी R.D. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? R.D. बनर्जी के द्वारा, जिसे आप लोग राखलदास बनर्जी के नाम से जानते हो। इसी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी पशुपतिनाथ की मूर्ति। और पशुपतिनाथ थे भगवान शिव। यहाँ से हमें प्राप्त हुई थी एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति या एक बालिका की नृत्य करते हुए की मूर्ति जो कांसे धातु की बनी हुई थी। यहीं से हमें मिली थी एक पुरोहित राजा की मूर्ति। यहीं से हमें मिली थी सबसे प्रसिद्ध इमारत, एक विशाल स्नानागार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मोहनजोदड़ो से पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था? तो वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जाएगा, बताइए स्वास्तिक चिन्ह जिसका आप लोग प्रयोग करते हैं वह भी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कौन कौन से स्थल आपको या कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? स्वास्तिक चिन्ह याद रखना है, विशाल स्नानागार याद रखना है, नटराज की मूर्ति याद रखनी है, पशुपतिनाथ की मूर्ति याद रखनी है, उसी के साथ साथ पुरोहित राजा की मूर्ति और एक कांस्य धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति। ये 6-7 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर में अगर आप बात करें उत्तर दिशा में, नॉर्थ में, तो जम्मू कश्मीर में पड़ने वाले मांदा नामक स्थान पर। और जब आप बात करते हैं साउथ की तो साउथ में महाराष्ट्र में पड़ने वाले दाइमा। और जब आप बात करते हैं पूर्व दिशा की तो यूपी के अंदर पड़ने वाले आलमगीरपुर की। और जब आप बात करेंगे वेस्ट दिशा में तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है सूत कांगेडोर जो दास्क नदी के किनारे था। और जब इनको आपस में मिलाया गया तो इनकी जो आकृति बनी वो बनी एक त्रिभुज के आकार की आकृति। इसीलिए इसकी आकृति मानी गई है त्रिभुजाकार। तो आपसे पूछा जाता है, बताइए हड़प्पा सभ्यता की आकृति किस रूप में फैले हुए थे? तो आप आंसर करिएगा, उनकी जो शेप बनती है, शेप का जो डिज़ाइन तैयार होता है वो एक त्रिभुज के आकार का है। इसीलिए हमारे द्वारा हड़प्पा सभ्यता को त्रिभुजाकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, सूची दी गई आपको और आपको इनके स्थल बताने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हड़प्पा जो है जिसकी खोज 1921 में D.R. साहनी ने की थी वह किस नदी के किनारे था? वह रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा वह किस नदी के किनारे था? तो वह सिंधु नदी के किनारे था। लोथल जो मैंने बताया गुजरात में पड़ता है और इसी लोथल की खोज की गई थी S. राव के द्वारा जो किस नदी के किनारे पड़ता है?
भोगुआ के निकले। और कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की जो चूड़ियाँ, जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के साक्ष्य मिले थे। और इसी कालीबंगा की जो खोज की गई थी ये अमलदत्त घोष के द्वारा 1953 में घग्गर नदी के किनारे की गई थी। किसके किनारे? घग्गर। तो चारों के मैंने सन बता दिए, कब किसकी खोज की गई, किस नदी के किनारे की गई और किस किस के द्वारा की गई। 1921 में हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में। किसके द्वारा? DR साहनी के द्वारा। अगले ही साल खोजा गया था मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो के नाम से आप लोग जिसे जानते हो। लोथल की खोज हुई थी 1955 से 1957 के बीच में। और कालीबंगा जो है आपका ये खोजा गया था 1953 में। कब खोजा गया? 1953 में इनकी खोज हुई थी अमलदत्त घोष के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगुआ के किनारे और कालीबंगा घग्गर के किनारे आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो जब मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य और हल के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा से। और कालीबंगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे पड़ता है, तो ये राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं? ये घग्गर नदी के किनारे हैं। ये घग्गर नदी वही नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? जिसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के ही सोलन जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर, जिसे पाकिस्तान में पहले हाकड़ा के नाम से जाना जाता था। इसी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कालीबंगा। और कालीबंगा की जो खोज है ये की गई थी अमलदत्त घोष, या जिसे आप लोग AD घोष के नाम से जानते हैं। इसकी खोज की गई थी 1953 में इसकी खोज की गई थी। तो ये सारी की सारी बातें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। और यहीं से याद रखिएगा, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर हवन किया जाता था या जहाँ से हवन करते हुए वेदियों के साक्ष्य मिले हैं? तो वो भी हमारा कालीबंगा ही रहा था, जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से, चहुंदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? अगर आप बात करें बनावली की, तो बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में है। कालीबंगा की अगर आप बात करें तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण यानी ईंटों के ऊपर नक्काशी या डिज़ाइन तैयार किया गया था, यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, जो ईंटों का अलंकरण था ये हमें मिला था जहाँ से हमें काले रंग की मिट्टी या काले रंग की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ प्राप्त हुई, यानी कालीबंगा से। कालीबंगा से ही हमें ईंटें प्राप्त हुई है जिनके ऊपर नक्काशी की गई थी या डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। तो आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसकी हमारी 3 क्लासें होंगी और 3 क्लासों के अंदर हम लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रही बात PDF की, तो आपको जो PDF है, नोट्स हैं या इससे रिलेटेड अगर आपको क्विज लगानी होती है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एजुकेशन बोर्ड, इसे ज्वाइन कीजिए। यहीं पर आपको PDF मिलेगी और डेली क्लास का जो हमारा लिंक रहेगा वो भी आपको यहीं पर भी एजुकेशन बोर्ड पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप इससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहें एजुकेशन बोर्ड के साथ और आप अपनी रिवीजन को करते रहिएगा। PDF के लिए एजुकेशन बोर्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एजुकेशन बोर्ड के नाम से। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।